हेडिंग डालिए आप लोग लिगेंड्स। हाँ, फिर से पिछले क्लास में स्टार्ट किए हैं, लेकिन इसी का एक्सटेंशन है, उसके बारे में देखो। लिगेंड्स आर न्यूट्रल, लिगेंड्स आर न्यूट्रल और चार्ज्ड स्पेसिस, लिगेंड्स आर न्यूट्रल और चार्ज्ड स्पेसिस having lone pair electron to form coordinate bond with central metal, central metal. Paragraph change. On account of the charge, a ligand can be classified as cationic, anionic and neutral. Cationic, anionic and neutral. जैसे यहां देखो, लिगेंड हर तरीके का हो सकता है, कटायनिक भी हो सकता है, अनायनिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर इस लिगेंड के लिस्ट को देखें हम लोग, तो इनमें ये सब जितने देख रहे हो सबके ऊपर में निगेटिव चार्ज है। इसके पहले यहाँ लिगेंड का लिस्ट देख रहे हैं, इन सब के ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, यानी कि न्यूट्रल है। और वहीं कुछ एक लिगेंड यहाँ ये देख रहे हो NO प्लस है, NH2 NH3 प्लस है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ के क्लासिफिकेशन में कटायनिक, अनायनिक और न्यूट्रल हम लोग बोल सकते हैं लिगेंड को। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिखे, NO के ऊपर में प्लस है, CN के ऊपर में माइनस है और NH3 के ऊपर में कोई चार्ज नहीं। तो बताओ तो ये किस नेचर का कहा जाएगा? कटायनिक लिगेंड है। कटायनिक, इन्हें बताओ किस कैटेगरी में रखोगे? अनायोनिक। और इन्हें किस कैटेगरी में रखेंगे? न्यूट्रल, यानी इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, इसलिए न्यूट्रल। नोट कर लो इसको। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स, a ligand can be classified as monodentate, didentate, tridentate, etc. Paragraph change. In ligand, the atom which has lone pair electron, and can form coordinate bond with central metal is called donor atom.
इज कॉल्ड डोनर एटम, डोनर एटम। चलो अब समझते हैं इसको। यहां कहा गया कि कोई भी लिगेंड है उसका स्ट्रक्चर लिखोगे। अब जिस एटम के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम ए सिंगल एटम, जो एक ही एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन आता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन उन दो एटम के बीच में होता है जिसमें से एक के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और दूसरे के पास डिफिशियंसी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग अमोनिया की बात करें, लिगेंड में इसका नाम अमाइन होता है, इसमें NH3 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2,5, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिविस डॉट स्ट्रक्चर अगर लिखेंगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5। इसका देखो ऑक्टेट डुप्लेट पूरा हो गया, इनका डुप्लेट पूरा हो गया, इनका डुप्लेट पूरा हो गया, इनका ऑक्टेट पूरा हो गया। इस जगह पर ये तीनों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ बॉन्ड पेयर का नंबर कितना हो गया 3। और ये जो शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ है इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन करते हैं, और इनका नंबर के पास में लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर कितना है 3। अब आप बताओ तो इस NH3 में दो एलिमेंट के एटम है, नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के, तो किस एटम के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के पास में। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला है वो नाइट्रोजन है, तो यहाँ नाइट्रोजन को डोनर एटम कहा जाता है। यानी कि जब अगर हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो यहाँ मेटल है और इस जगह पर NH3 है, तो इस NH3 में नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसलिए इस जगह पर अगर कहा जाए कि डोनर एटम कौन है तो यहाँ पर डोनर एटम क्या बताएंगे हम लोग? नाइट्रोजन। यानी कि इसके पास में एक ही डोनर एटम था और वो कौन सा है? नाइट्रोजन। उसी तरीके से अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लें, H2O को कंसिडर करें तो H2O का लिविस डॉट स्ट्रक्चर लिखोगे तो HOH, यहाँ इसका एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके पास में यहाँ देखो डुप्लेट पूरा हो गया, डुप्लेट पूरा हो गया और इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इसमें दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डोनर एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करता है, डोनर एटम नंबर ऑफ एटम्स पर डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग वाटर की बात करें तो यहाँ H2O है और यहाँ पर ये मेटल है, तो आप बताओ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड H2O का हाइड्रोजन बनाएगा या ऑक्सीजन बनाएगा? जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किनके पास में? ऑक्सीजन के पास में, तो ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा किनके साथ में? मेटल के साथ। इसलिए इस जगह पर अगर कहा जाए कि डोनर एटम कौन है तो यहाँ पर डोनर एटम हम लोग किसको लेते हैं? ऑक्सीजन को। क्लियर हुआ डोनर एटम का मतलब? अब इन H2O और NH3 इन दोनों में एक ही डोनर एटम है, इसलिए इन्हें मोनोडिंटेट कहा गया। लेकिन वहीं अगर इसकी बात हम लोग करते हैं, एक होता है इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन, डाइअमाइन, इसी को हम लोग शॉर्ट में EN से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका अगर स्ट्रक्चर लिखेंगे हम लोग तो ऐसे लिखा जाता है CH2 CH2, यहाँ भी NH2 और यहाँ भी NH2। तो देखो 1 पर भी और 2 पर भी दोनों जगह पर अमाइन लगा हुआ है, इसलिए 1,2 डायमाइन कहा गया, और पेरेंट इथेन है इसलिए इथेन 1,2 डायमाइन। अब जब यहाँ पर हम लोग मेटल रखते हैं तो यहाँ इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि इस जगह पर अगर आपसे हम पूछें कि बताओ जी इसमें डोनर एटम कितने हो गए, तो ये एक नाइट्रोजन, यानी कि इसे हम लोग N और N लिख सकते हैं क्योंकि दो डोनर एटम है। तो जिनके पास में दो डोनर एटम होता है उसे हम लोग कहते हैं डाइडेंटेट। बिल्कुल पेशेंस रखना, यहाँ ध्यान देना। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो एक और आएगा ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन को ही हम लोग
C2O4 2 माइनस कहते हैं, या इसी को हम लोग OX 2 माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका जब स्ट्रक्चर लिखते हैं तो COO माइनस और यहाँ भी COO माइनस। मेटल के साथ में ये ऑक्सीजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और ये ऑक्सीजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताओ जी यहाँ पर डोनर एटम कौन कौन है, तो बोलो, क्या बोलोगे? O एंड O। अब दूसरा सवाल ये पूछेंगे कि बताओ ये मोनोडिंटेट है, डाइडिंटेट है, ट्राइडिंटेट है, तो क्या बताओगे? डाइडिंटेट, क्योंकि इसके पास में कितने डोनर एटम है? 2। अब ये जो लिस्ट आप कॉपी करके आए होंगे, जो मे बी आपको समझ में नहीं आया होगा, अब यहाँ ये क्लियर हो रहा होगा। देखो यहाँ पर NH3 है लिगेंड, तो इसका डोनर एटम कौन हो गया? नाइट्रोजन। अब यहाँ क्लियर हुआ कि नाइट्रोजन क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के पास में ही लोन पेयर है और वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये जितने सारे लिगेंड हैं, इन सब के पास में सिर्फ यही एटम है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो ये मोनोडिंटेट का एग्जाम्पल है। इसके बाद में यहाँ देखोगे इस जगह पर मोनोडिंटेट ही ज़्यादा है। यहाँ देखो डाइडिंटेट में EN अभी लिखे थे, NN, यानी ये किसके एग्जाम्पल में आ गया? डाइडिंटेट। OX 2 माइनस, यहाँ भी OO, ये भी डाइडिंटेट। ग्लाइसिनेट, एक ऑक्सीजन है, दूसरा क्या है? नाइट्रोजन। बताओ इसको मोनो डाई ट्राई क्या बोलेंगे? डाइडिंटेट, 2 एटम है, इसको क्या कहेंगे? डाइडिंटेट। इसे क्या कहेंगे? ट्राइडिंटेट। ये क्या हो जाएगा? टेट्राडिंटेट। और ये हेक्साडिंटेट, क्योंकि 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन है, ये EDTA4 माइनस का स्ट्रक्चर में आता है। तो समझ में आया मोनोडिंटेट, डाइडिंटेट, ट्राइडिंटेट का मतलब क्या हुआ? डिफिनेशन भी लिखवा दिए हैं और एग्जाम्पल भी यहाँ समझाए हैं। बोलो। O और N, ये डाई ही तो है। नहीं नहीं, नाम है वो, तो इसमें तो कहीं मोनो लिखा हुआ ही नहीं है। इसमें देखो तो कहीं मोनो लिखा हुआ है क्या? नाम में नहीं लिखा हुआ है। तो ये मोनो और डाई, ये कोई जरूरी नहीं है कि नाम में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। वो आपको नंबर ऑफ एटम्स के अनुसार से क्लासिफाई करना है कि वो मोनो है या डाई है। अब काम का बात, अधिकांश लिगेंड जो तुमको मिलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते वक्त में, वो सब जो है वो मोनोडिंटेट ही होगा। डाइडिंटेट का नंबर कम है, तो इसलिए मोनोडिंटेट को मत रटो, रट जाओ किसको? डाइडिंटेट को। और रटने में भी जो सबसे आसान सा है, जो बार बार यूज होता है, उसमें एक EN है और दूसरा कौन है? OX। यही ज्यादा आएगा आपके जगह पर। तो EN और OX आएगा तो वो डाइडिंटेट, और इसके अलावा जो बाकी सब रहेगा उसको किस में रखेंगे? मोनोडिंटेट। देखो कितना सिंपल तरीके से याद हो गया, ठीक है। बाकी का नाम वगैरह वो सब जब यूज करेंगे तो उसके अनुसार से हो। तब आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो अब समझते हैं कि आपको मोनोडिंटेट, डाइडिंटेट, इसका मतलब समझ में आ गया। लिगेंड के लिस्ट में डोनर एटम में ये नेन क्यों लिखा गया, O क्यों लिखा गया, उसका मतलब समझ में आ गया। कटायनिक भी हो सकता है, अनायनिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश लिगेंड जो हैं वो या तो अनायनिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। अब एक आध चीज और यहाँ देखो, जैसे यहाँ 12 नंबर पर X माइनस है, यहाँ पर इसका डोनर एटम X है, इसे हलाइडो कहा गया है। प्रिंटिंग एरर की वजह से 12 और 13 ये दोनों सेम ही हो गया है। यहाँ पर 13 में भी X माइनस ही है, हलाइडो लिखा गया, इसी को हेलो भी कहा जाता है। ये हलाइडो और हेलो है क्या? जो एक्चुअली X हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है। X है हैलोजन, और हैलोजन में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये अब अगर ये लिगेंड के रूप में काम करता है, इन सब के ऊपर में निगेटिव चार्ज होता है, तो X को हम लोग हलाइडो या फिर हेलो कहते हैं। तो उसी अनुसार से अगर X की जगह पर आप फ्लोरीन रख दिए तो बताओ तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्लोराइडो, या फिर और क्या लिख सकते हो? फ्लूरो। इसको फ्लूरो भी कह सकते हैं। जरा गेस करो तो Cl माइनस को क्या कहोगे? फ्लोराइडो। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, आगे नेमिंग करेंगे तब। फ्लोरो भी लिखा जा सकता है। Br माइनस को क्या कहेंगे? ब्रोमाइडो। जनरली आगे वाला ये पार्ट यूज होता है, हलाइडो, ब्रोमाइडो। और I माइनस को क्या कहेंगे? आयोडाइडो, आयोडाइडो। तो आगे जब हम लोग नेमिंग करेंगे तो कई बार में स्टूडेंट कहता है कि सर Cl है, लिस्ट में Cl मिल नहीं रहा है,
तो Cl के जगह पर तो X दे दिया गया, Cl हेलोजन है और X पूरे हेलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो X का जो नेमिंग का पैटर्न है वही बाकी का फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो और आयोडाइडो में भी यूज हो। तो आप भूले नहीं, इसलिए आप इसको यहाँ पर ऐसे कॉपी कर। ये ऑक्सीडेशन नंबर भी सम इंपॉर्टेंट टर्म्स वाले पार्ट में ही आएगा, लेकिन आज ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग पढ़ेंगे और इसका यूज अब आज से शुरू हो गया। यानी जब तक ऑक्सीडेशन जब तक ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर चल रहा होगा तब तक आपको हर दिन जरूरत पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो आज जो आपको होमवर्क देंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके ले आना है, उसको जरूर बनाइएगा, नहीं तो फिर आप पिछड़ जाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर ही नहीं आएगा तो ना तो आपका नोमेनक्लेचर हो पाएगा ना तो फॉर्मुलेशन हो पाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ये टर्म क्लास 11 के रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में भी आया था। आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, मेथड वही है। अगर आप 11th में पढ़े होंगे तो आपको लगेगा कि ये कंसेप्ट कहीं जाना पहचाना लग रहा है, वही मेथड है। नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं, उसको डिलीट कीजिए। हम यहाँ बता रहे हैं स्टार्टिंग से आपसे ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा और अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर भी पता चलेगा। लिखिए पहले इसका डिफिनेशन। ऑक्सीडेशन नंबर देखो, इट इज द चार्ज on central metal, it is the charge on central metal appeared if rest of the species are removed, if rest of the species are removed from the coordination compound, if rest of the species are removed from the coordination compound, paragraph change, if the oxidation number of central metal, if the oxidation number of central metal is zero, then it is called central metal atom, then it is called central metal atom, and if it has some oxidation number, then it is called central metal ion, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए अब बोर्ड पर देखो, कॉपी करने के लिए टाइम देंगे। यहाँ पर कुछ एक पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा, सिंपल सा। क्या याद रखना पड़ेगा, किसका जरूरत पड़ेगा? जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, सीजियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ये याद रखना होगा। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और बेरियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। रेडियम और फ्रांसियम को हम छोड़ दिए हैं, वो रेडियो एक्टिव है इस वजह से। दूसरा हैलोजन काउंटर आयन के फॉर्म में अगर हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ये सब हम बता रहे हैं ये काउंटर आयन में प्रेजेंट स्पेसीज के बारे में। लिगेंड का तो ऑलरेडी चार्ज आपको दिया हुआ है, ये सब काउंटर आयन के फॉर्म में हो सकते हैं। काउंटर आयन कहाँ रहता है? पिछला क्लास याद करो, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, लेफ्ट साइड में भी रह सकता है और राइट साइड में भी रह सकता है। तो ये उस तरीके से अगर प्रेजेंट रहे तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर ये मानना है। कुछ एक रेडिकल चार्ज स्पेसिस जैसे SO4 होते हैं, इनके ऊपर में 2- होता है। कार्बोनेट है, इनके ऊपर में 2- होता है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू कितना लेंगे? -2। अगर फॉस्फेट है PO4 3-, तो अब आप गेस करो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3। अगर OH- है
Cn माइनस है, इनका क्या लेंगे -1। इतना याद रखोगे, बाकी ऑटोमेटिकली सबका अपना समझ में आते जाएगा। अब हम लोग यूज करेंगे इसका, उसके बाद में आप कॉपी करना। जैसे अगर मान लिया एक कंपाउंड दिया हुआ है K4, बिल्कुल एकदम इत्मीनान से ध्यान से यहां देखोगे FeCN6। आपको क्या करना है, अपने सामने में ये लिगेंड का लिस्ट निकाल के रखोगे, ये लिगेंड का जो लिस्ट है यहाँ लिगेंड, और पूछेंगे क्या आपको, इसमें से चार्ज पूछेंगे, खोज करके बताओगे। जैसे अगर हम तुमसे पूछें कि देखो जी यहाँ PS3 है, तो बताओ इसका चार्ज कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। PS3 के ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, NO के ऊपर में कोई नहीं है, NH3 के ऊपर में 0, H2O का ऑक्सीडेशन नंबर 0, CO का 0। यानी कि जिस स्पेसिस के ऊपर में जो चार्ज अपीयर होगा वो उस स्पेसिस का ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाएगा। वहीं अगर हम आपसे ये पूछें इसमें देखो तो Cn माइनस, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू कितना होगा -1। तो लिगेंड का आप बताओगे, आयन का काउंटर आयन का तो हम सामने में लिखे हुए हैं, तो उसका जरूरत पड़ेगा वहां पर। अब यहाँ इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, जो जो पूछेंगे वो, कुछ नहीं लिखना है लेकिन रिस्पॉन्ड करोगे। पहला सवाल, बताओ इसमें सेंट्रल मेटल कौन है, Fe। सेंट्रल मेटल है Fe, आयरन, ये सेंट्रल मेटल। इसके बाद वाला लिगेंड होता है, पिछले क्लास में पढ़े हम लोग। अब इसका हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। काउंटर आयन यहाँ पोटासियम है, देखो तो उधर पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। तो यहाँ लिख दिया हम लोग 1। नंबर कितना है इसका 4, 1 × 4 प्लस, जिसका निकालना है उसको x मान लेंगे, प्लस। अब आप लिगेंड वाले लिस्ट में देखो तो Cn के ऊपर में कौन सा, तो यहाँ लिख दिया -1। नंबर कितना है 6, तो -1 × 6 = 0। इस पूरे के ऊपर में जो चार्ज अपीयर होता है वही यहाँ फाइनली लिख देते, यहाँ कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0। अब मैथ के जैसा x का वैल्यू निकाल लेंगे, 4 + x - 6 = 0, x - 2 = 0, x वुड बी इक्वल टू कितना आ जाएगा +2। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, Zn OH4 और सपोज यहाँ दिया हुआ Na2। फिर वही सवाल, बताओ इसमें सेंट्रल मेटल कौन है, Zn। तो Zn को x मान लेंगे। Na है तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, +1। लिथियम सोडियम पोटासियम, तो यहाँ सोडियम के लिए हो गया 1, नंबर 2 है तो 1 × 2। जिंक के लिए x, OH के लिए -1 × 4 = 0। 2 + x - 4 = 0, x - 2 = 0, x वुड बी इक्वल टू कितना आ गया +2। और भी निकालते हैं, सपोज दिया हुआ है ये CO NH3 Cl3। फिर वही सवाल, बता इसमें सेंट्रल मेटल कौन है, CO। तो इसके लिए क्या मानेंगे x। बताओ NH3 के ऊपर का चार्ज कितना है 0, न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ लिखेंगे 0, नंबर कितना है 6, प्लस फ्लोरीन, अभी हम लोग लिखे हैं फ्लोरीन कितना -1, तो -1 × 3 = 0, x - 3 = 0, x वुड बी इक्वल टू +3। यानी कि इसका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +3 आ गया। क्या सर 0 आ सकता है, आ सकता है, देखो यहाँ NiCO4। पता इसमें सेंट्रल मेटल कौन है, Ni, क्या मान लेंगे x। देखो तो Ca के ऊपर में कोई चार्ज है, लिगेंड वाले में न्यूट्रल लिगेंड में आ रहा है, और न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ क्या लिखेंगे 0 × 4 = 0, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 0। तो वैसे एलिमेंट, वैसे सेंट्रल मेटल जिनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है उन्हें सेंट्रल मेटल एटम कहा जाएगा, और जहां पर कुछ भी +1 +2 +3 हो तो उन्हें सेंट्रल मेटल आयन कहा जाएगा। यानी यहाँ कोबाल्ट को कहा जाएगा सेंट्रल मेटल आयन क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, और यहाँ निकेल को कहा जाएगा सेंट्रल मेटल एटम क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो क्लियर हुआ कि सेंट्रल मेटल एटम कब कहा जाएगा और सेंट्रल मेटल आयन कब कहा जाएगा। फिर से एक बार, if the oxidation number of central metal is +1 +2 +3 then it is called central metal ion। और अगर सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू 0 है तब उन्हें कहा जाएगा सेंट्रल मेटल एटम।
तो इस कंपाउंड में CO सेंट्रल मेटल आयन है और इस कंपाउंड में Ni सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक, और कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे अगर ये दिया हुआ है CO H2O3 NH3 और इस जगह पर Br3, आप फिर बताओ इसमें सेंट्रल मेटल कौन है? CO। तो CO के लिए क्या मानेंगे? X। H2O का 0, कोई चार्ज नहीं है तो 0 इंटू 3। NH3 भी न्यूट्रल है तो 0 इंटू 3। ब्रोमीन का -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। X -3 इज इक्वल टू 0। X वुड बी इक्वल टू +3। ठीक है, इसे देखते हैं। COEN3Cl3 स्टेप बिल्कुल वही। कोबाल्ट के लिए क्या मान लेंगे? X। देखो तो आपके लिगेंड वाले लिस्ट में En है? En कौन सा चार्ज है उसके ऊपर में? क्या है? आया समझ में? क्यों बोल रहे थे लिखने के लिए? अभी -1 और -2 बोल रहे थे, लेकिन अगर लिखे हुए रहते तो ध्यान जाता कि En जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है। तो En का कितना हो गया? 0 इंटू 3। क्लोरीन का -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। X -3 इज इक्वल टू 0। X वुड बी इक्वल टू +3। सब जगह पर सर 0 0 ही आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है सब जगह पर 0 आएगा। आगे भी देखो कुछ अलग भी आ सकता है। जैसे इसे देखो FeOX3 टू द पावर 3-। बताओ इसमें सेंट्रल मेटल कौन है? Fe को क्या मान लेंगे? X। OX का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। -2, नंबर कितना है? 3। तो -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू -3, क्योंकि इसके ऊपर में चार्ज आ गया। इन सब के ऊपर में कोई चार्ज नहीं था, इसलिए क्या लिखा गया था? 0। अब यहां पर x -6 इज इक्वल टू -3। x वुड बी इक्वल टू -3 + 6। वैल्यू कितना आ गया? +। हाँ, एक चीज ये है कि सेंट्रल मेटल है तो मेटल का निगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी नहीं है, वो लूज करता है। 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा। अगर निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब कहीं आप गड़बड़ कर रहे हैं, उसको फिर से वेरीफाई कीजिए, रीचेक कीजिए, हो सकता है कि क्वेश्चन का भी एरर हो। निगेटिव नहीं आएगा। इसको देखते हैं। ये दिया हुआ है CO NH3 H2O En2 और यहां 3+। सेंट्रल मेटल बोलो कौन है? CO। इसका क्या मान लेंगे? X। NH3 का 0, H2O का, En का 0। देख लो En का कोई चार्ज है क्या? En का क्या है? 0। OX का -2 है, तो यहां पर En का 0 और नंबर कितना है? 2 इज इक्वल टू +3। X वुड बी इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया? ठीक है, निकल जाएगा अब ऑक्सीडेशन नंबर। आप सारे स्पेसिस का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। अब आप क्या करोगे? 2 लाइन जगह छोड़ दोगे। किस लिए? कोऑर्डिनेशन नंबर में इसी एग्जाम्पल को भी बता देंगे डेफिनेशन लिखवाने के बाद में। तो 2 लाइन जगह रहेगा तब तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे। अभी फिलहाल आप इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद में ध्यान दो। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में आ गए हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके ठीक पहले अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उस सेंट्रल मेटल के ऊपर में कितना चार्ज आ रहा है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, +1/2 +1/3 ये भी आ सकता है। जैसे रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर आप पढ़े होंगे वहां पर। कोऑर्डिनेशन नंबर कहता है इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड।
सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। और ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, ये उनके नंबर ऑफ डोनर एटम पर डिपेंड करता है। यानी अभी जो ऑक्सीडेशन नंबर में आप क्या कर रहे थे, आप बता रहे थे कि उस लिगेंड के ऊपर में चार्ज कौन सा है। न्यूट्रल है तो 0 बोल रहे थे, प्लस है या माइनस है तो +1 या -1 बता रहे थे। अब इस बार में क्या आपको बताना है, लिस्ट देख करके कि अगर वो मोनोडेंटेट है तो उसका 1 लिखेंगे, अगर डाइडेंटेट है तो 2 बताएंगे, ट्राइडेंटेट है तो 3 बताएंगे। और कितना सिंपल सा एग्जाम्पल बताया आपको कि आपके लेवल में जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पर EN और OX ये डाइडेंटेट है। इसके अलावा बाकी जो अधिकांश है वो सब का सब किस कैटेगरी में आता है, मोनो, तो उनके लिए क्या कंसिडर करेंगे, 1। अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। देखिए इसी वाले एग्जाम्पल के बाद में, उसके बाद पहले एक आध एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस करते हैं, उससे फिर निकालते हैं। जैसे यहाँ देखो, अगर दिया हुआ है K4 FeCN6 और इस बार हम लोग को निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आपको काउंटर आयन नहीं देखना है, आपको सिर्फ लिगेंड देखना है। आप बताओ तो इसमें लिगेंड कौन है, CN, ठीक, लिगेंड CN है। दूसरा सवाल ये कि ये CN मोनोडेंटेट है या डाइडेंटेट है। देखो अभी कितनी बार मैं रिपीट किया, ये कोई वीडियो देख रहा होगा तो बोलेगा कि किसको पढ़ा रहे हैं। हमने बताया कि सिर्फ EN और OX आपके लेवल में डाइडेंटेट है, इसके अलावा बाकी जितना है वो सब किस कैटेगरी में है, मोनो। ऐसे भी देखो CN में तो वो मोनोडेंटेट लिगेंड में ही आ रहा है क्योंकि उसके पास एक ही डोनर एटम है। तो CN चूंकि मोनोडेंटेट है तो यहाँ 1 लिखोगे और इसका नंबर कितना है, 6, तो 1 × 6 = 2। दूसरा अगर एग्जाम्पल लें, मान लिया K4 FeOX3 है, इसमें निकालना है। इस जगह पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। अब आप बताओ OX मोनो है, डाई है, ट्राई है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। नंबर कितना है, 3, 2 × 3 = कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू 6 होगी। और कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करता है कि उसका ज्योमेट्री कैसा होगा। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ से ये देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन या तो D2sp3 होगा या sp3d2 होगा, और उसके अनुसार से इनका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो सकता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो ज्योमेट्री ये हो सकता है, अगर 4 है तो स्क्वायर प्लानर भी हो सकता है और टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। तो ये आएगा आगे, अभी तो आपको 4 आ गया, तो ये दोनों में से कोई हो सकता है। अब sp3 ही कब होगा और dsp2 कब होगा, ये हम लोग जब VBT पढ़ेंगे 3-4 क्लास के बाद में, तब वहां पर आएगा। लेकिन इस टेबल का ये वाला टर्म तो आपका जाना हुआ हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या, देखिए इसका डेफिनेशन लिखवाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का। देखो, इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, it is the number of coordinate bond formed between coordinate bond formed between central metal and ligand, central metal and ligand. It is also known as secondary valency. It is also known as secondary valency of the central metal. Secondary valency of the central metal. अब याद आया जो हम लोग पढ़े थे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में पिछले क्लास में, कि सेंट्रल मेटल का 2 वैलेंसी होता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाले वो प्राइमरी और जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले वो सेकेंडरी हो गया। पैराग्राफ चेंज। विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, we can predict
the hybridization, we can predict the hybridization and geometry of the complex by using the following relation, अब इसके बाद ये टेबल नोट करोगे। सुनो यहाँ क्या करना है, ये टेबल नोट करोगे, टेबल नोट करने के बाद में इसको लिखेंगे। जरा आप बताइए, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इस जगह पर 6 है, तो टेबल देख करके बताओ, तो अगर 6 है तो ज्योमेट्री कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ज्योमेट्री के बारे में पूछा जाता तो हम लोग यहाँ पर क्या बता देते, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्या होगा ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। 4 होता तब ना टेट्राहेड्रल होता, 5 होता तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता। अब ये जो 2 लाइन जगह छुड़वाए थे, अब उसका जरूरत यहाँ पड़ने वाला है, वो तो नोट करोगे ही। यहाँ इस जगह पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में हम लोग सिर्फ डिंटेट देखते हैं, चार्ज नहीं देखते हैं। बताओ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर में लिगेंड कौन है, Cn, तो यहाँ इनका क्या हो जाएगा 1, नंबर कितना है 6, तो 1 × 6 = 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल गया। इस वाले एग्जाम्पल में बताओ लिगेंड कौन है, OH, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं। बताओ मोनोडिंटेट डाइडिंटेट क्या होगा, मोनोडिंटेट, तो यहाँ 1, नंबर कितना है 4, तो 1 × 4 = 4, यानी कि यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया है। दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं, इसमें यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। NH3 मोनोडिंटेट 1, नंबर कितना है 6, तो 1 × 6 = 6, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 आया। यहाँ देखो CO, ये भी मोनोडिंटेट लिगेंड है, इनका नंबर कितना है 4, तो इसलिए 1 × 4 = कितना हो गया 4। इस जगह पर निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। पहला लिगेंड कौन सा है H2O, मोनोडिंटेट 1, नंबर कितना है 3, तो 1 × 3 प्लस NH3 मोनोडिंटेट 1 × 3, काउंटर आयन को नहीं देखना है। बताओ वैल्यू कितना हो गया, ज्योमेट्री बता सकते हो, ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, D2sp3 भी हो सकता है और sp3d2 भी हो सकता है। अब कौन होगा अभी हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन इतना पढ़े कि कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ज्योमेट्री हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। इस जगह पर सोच करके बताओ लिगेंड कौन है, En, तो मोनोडाइट्राई, वेरी गुड, डाइडिंटेट, तो डाइडिंटेट है तो क्या लिखेंगे 2, और नंबर कितना है 2 × 3 = हो गया। इस जगह पर आते हैं, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। OX, बताओ मोनोडाइट्राई, डाई क्या लिखेंगे, नंबर कितना है 2 × 3 = 6, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल गया। इस वाले में सब मिक्सअप फॉर्म में है, इसलिए थोड़ा ध्यान से यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। NH3 है, H2O है, En है, 2 × 2, वैल्यू कितना हो गया, निकल गया। तो समझ में आया ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में बताया गया कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल हैज 2 वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी इज रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन नंबर एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू अगर 0 हो तो वो सेंट्रल मेटल एटम कहा जाता है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू +1 +2 +3 कुछ भी हो तो उन्हें सेंट्रल मेटल आयन कहा जाता है। जल्दीबाजी में या स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ पर करता है, वो ये चार्ज ले लेता है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते वक्त में, और ऑक्सीडेशन नंबर के निकालते वक्त में वो भूल करके मोनोडिंटेट डाइडिंटेट का कंसेप्ट लगाता है। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं तो आपको लिगेंड के ऊपर का
चार्ज देखना है कि उसके ऊपर में कौन सा चार्ज है। न्यूट्रल है तो 0, +1 है, -1 है, -2 है, वो लिखना है। और जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने जा रहे हैं तो उस वक्त में उसका क्या देखना है हम लोग को, डिंटेट। यानी यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर में चार्ज नहीं देखेंगे और इसमें हम लोग डिंटेट नहीं देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त में। ये मूल मंत्र है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में कॉपी आप कर लीजिए। अब आपको हम शेयर करेंगे क्वेश्चन, उसमें से कुछ यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको जरूर बनाइएगा। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, वो 15 से 20 मिनट में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाकी हम लोग अगले क्लास में उसको पहले करेक्ट करेंगे और फिर नोमेनक्लेचर में। अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो पहले आप इसको कॉपी करो, फिर टेबल नोट करो। Thanks for watching this video.